नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ अपना दल के महासचिव पंकज निरंजन जी हैं। आप फूलपुर से प्रत्याशी भी रह चुके हैं लोकसभा के, और आज हम इनसे 2022 की रणनीति पर, अपना दल का मेरावादी की क्या रणनीति होगी, इस पर ढेर सारी बात करेंगे। पंकज जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जो विरासत थी उसमें दो पावर बन गए हैं, एक जो है पल्लवी पटेल जी का और एक अनुप्रिया पटेल जी का। ये लड़ाई राजनीति की है कि ये लड़ाई विरासत की है? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की जो विरासत है वो परिवार की नहीं, समाज की है। उन्होंने अपने जीवन का जो संघर्ष है वो अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं बल्कि समाज के सामाजिक हैसियत बढ़ाने के लिए किया, और उसी उद्देश्य में अपना जीवन होम किया। और रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि टकराव, तो मैं सिर्फ टकराव मानता हूं अगर, तो ये सिर्फ नैतिकता और अनैतिकता का टकराव है। तो आप किसे नैतिक मानते हैं? मैं मानता हूं कि पल्लवी जी नैतिकता के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हर उस चीज को छोड़ दिया जो उन्हें अपने मां के स्वाभिमान, सम्मान और पार्टी और उन लाखों लोगों के हित और सम्मान को बचाने के लिए जो चीजें आड़े आई, उनने उन सब को छोड़ दिया और संघर्ष और कठिनपूर्ण जीवन और रास्ता चुना। अनुप्रिया पटेल ने तो समय समय पर माता जी के लिए विधान परिषद की सीट भी मांग की है, और अभी समाचार आया था कि उन्होंने मांग किया है। हाँ, मैंने भी सुना है और आश्चर्य है मुझे उनकी सहृदयता पर। और मैं विचार करता हूँ, कई बार सोच में पड़ जाता हूँ कि जिस माँ को बगावत करना पड़ा, जिस माँ के खिलाफ बगावत करना पड़ा, जिस माँ को जलील करना पड़ा, जिस माँ को सड़कों पर बेबस और लाचार करके छोड़ देना पड़ा, तो अब उस माँ को एमएलसी बनाने जैसी विचार कहाँ से आ रहे होंगे, मेरी समझ में नहीं आता। अगर ये प्रस्ताव मान लिया अनुप्रिया पटेल देती हैं कि अपने दलीय कोटे से जो है कृष्णा पटेल जी को एमएलसी बनाया जाए, और वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो क्या कृष्णा पटेल जी तैयार होंगी? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। अगर आपकी जेब में 100 रुपए हों तो आप किसी को 5,000 रुपए देने का ऑफर कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या मानते हैं कि अनुप्रिया पटेल जी ऐसा कर नहीं सकती? हाँ, उनकी पार्टी की ऐसी कोई राजनीतिक हैसियत ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है कि वो बीजेपी ने एक एमएलसी उनको बना के दे दिया दान में, और क्या वो बनाएंगे? तो जिस राजनीतिक पार्टी की हैसियत ये हो कि उसे दूसरी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में चुनाव लड़ाना पड़ता हो, वो किसी को क्या देंगे? और मैं एक बात और आपसे बड़ी विनम्रता से कहता हूं, आपको भी विचार करना चाहिए, और ये जो बड़े ऑफर देने वाले लोग हैं इनको भी विचार करना चाहिए कि उनकी राजनीतिक हैसियत ये है कि वो 4.5 साल से और अब बाकी के 6 महीने भी खुद के प्लेसमेंट के लिए संघर्षरत हैं। वो किसी और को क्या देंगे? ऐसा आपको लगता है कि वो संघर्षरत है? भाजपा की तो मजबूरी है ना सहयोगियों को साथ में लेके चलने की। अभी देखिए, एक बयान आया कि जो है सपा से समझौता हो सकता है, उसके बाद तो जो है कई मीटिंगें हुई और सुना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल जी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है जी। और रहा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई जरूरत या ऐसा कुछ है, तो मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी इस समय सबसे मजबूत, सक्षम और समृद्ध पार्टी के तौर पर शासन कर रही है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए। एक पावर के स्तंभ आप भी हैं सोनेलाल पटेल जी के परिवार में। क्या दोनों परिवार, अनुप्रिया पटेल जी का हो या पल्लवी पटेल जी का हो, भविष्य में एक हो सकता है कि ये जो नैतिक अनैतिक लड़ाई, इसके लिए तो हमें अलग होना होगा पहले। तो मतलब आपके रहते एकता नहीं हो सकती? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप जिन लोगों को एक करने की बात कर रहे हैं, पहले वो पारिवारिक रूप से अलग तो हो, मतलब अलग नहीं है। नहीं, अनुप्रिया मेरी साली हैं, और यकीन मानिए मैं सबसे ज्यादा जिन्हें चाहता हूं, जिन्हें प्रेम करता हूं, उनमें से एक वो है। जी जी जी। और आप समझते हैं साली का रिश्ता जो है, ठीक है, तो रेशम जैसा केवल होता है। आखिर राजनीतिक विरोध ऐसा क्यों है? पारिवारिक, मेरा उनसे विरोध, पारिवारिक अगर इस तरीके की पड़ती है आप लोगों में जी, तो राजनीति के रूप में इस तरीके का विरोधाभास क्यों है? नहीं, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है और मेरी उनसे कोई नाराजगी भी नहीं है। मैं तो बहुत प्रेम करता हूं उनको, और मुझे उम्मीद है कि वो भी मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। लेकिन
राजनीतिक बातें हैं तो वो राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक होते हैं, हो जाते हैं, तो वो भी उनके किसी और से होंगे। मेरा उनसे किसी तरह का कोई मतभेद, मनभेद, बैर कुछ भी नहीं है। तो क्या माना जाए कि अपना दल कमेरावादी और अपना दल सोनेलाल अलग अलग गठबंधन में चुनाव लड़ेगा? हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले सोचते हैं कि हम उनके साथ हैं तो वो गलत सोचते हैं। अगर किसी एक का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है तो स्वाभाविक है कि हम विचारधारा के तल पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को नहीं पाते, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो आप मानते हैं भविष्य में कभी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे? मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी निजी बात करता हूं कि आप ही की पार्टी की संरक्षक जिनको आप बोलते हैं कृष्णा पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया था 2014 में। तो भविष्य में अगर ऐसी सिचुएशन बने, देखिए 2014 देश को एक नई आशा, उमंग, नए वायदों का एक माहौल बना था। हर देशवासी, हर समाज का हित चाहने वाला व्यक्ति चाहता था कि देश में एक ऐसी नई हवा, एक ऐसी बयार आए जो समाज को विकास और उन्नति की तरफ ले जाए। इस बात को, किसानों के मुद्दों की मांग को लेकर कृष्णा पटेल जी ने समर्थन दिया। और जब उन्हें लगा कि ये सरकार उद्योगपतियों के हित के में काम कर रही है, किसानों के हित में नहीं काम कर रही है, तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। और जिसका खामियाजा उन्हें यह भुगतना पड़ा कि उनकी पार्टी में उनके खिलाफ बगावत की गई, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उस समाज की ताकत को तहस नहस किया गया, जो समाज की ताकत डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब और उन जैसे बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन खपाकर इकट्ठा की थी। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, आज राजनीति में आप तो फिलॉसफी के अध्यापक भी रहे हैं, फिलॉसफी बहुत अच्छी जानते हैं, आज की राजनीति में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं कि आज की राजनीति में सरकारों के नाम पर जो लोग बैठे हैं वो पूरी तरह से इस देश के नागरिक को, इस देश के मतदाता को उपभोक्ता में परिवर्तित कर रहे हैं। बाजार जरूरत होती है, लेकिन बाजारवाद शोषण होता है, और अब ये सरकारें पूरी ताकत से बाजारवाद को बढ़ावा दे रही हैं। मेरा सवाल इस पर है जी सर, मैं राजनीति पर अभी बात करूं तो आपको क्या लगता है कि एक नेता होते हुए कि 2022 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? भाजपा अपनी सत्ता बचा लेगी या फिर सत्ता से हट सकती है? मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में सत्ता से बहुत दूर रहेगी, बहुत दूर रहेगी, और इतनी दूर रहेगी कि उसको बहुत लंबे वर्ष लगेंगे वापस सत्ता के आसपास आने में। क्या आधार है इसका? इसका आधार है उनके जो काम। अभी आपने देखा होगा कि पिछले समय हम एक विचित्र सी आकस्मिक एक त्रासदी और महामारी से घिर गए। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने खुद को कमरे में दुबका लिया। आम आदमी की कोई चिंता नहीं की गई। जिस दौरान आपको अस्पताल, आपको ऑक्सीजन, आपको बेड, आपको सिलेंडर, आपको दवाइयां, आपको उपचार मुहैया कराने पे तैयारियां करनी थी, उस दौरान आधे घरों में दुबक गए, आधे अपनी दलाली में व्यस्त हो गए, और जो बचे वो यहां वहां जाके घूम के वोट मांगने में व्यस्त रहे। तो आम आदमी को आपने वादा किया था सुरक्षा का, और आपने उसको मौत के मुंह में अकेले छोड़ दिया। तो इस तरह के चरित्र को मैं जितना मानता समझता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश के लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी आप समझते हैं कि कोई अपने वायदे पूरा करने में नाकाम रही और महामारी को संभालने में भी नाकाम रही। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में जितने दल हैं जी, वो अलग अलग गठबंधन तलाश रहे हैं। आपको लगता है कि भागीदारी मोर्चा चुनाव आते थे बिखर जाएगा? नहीं, मैं पूरी तरह विश्वस्त हूं। भागीदारी मोर्चा के गठन में भले सेतु निर्माण में गिलहरी के बराबर योगदान सही, लेकिन उतना मेरा भी है, और मैं आश्वस्त हूं कि वो मोर्चा न सिर्फ बहुत मजबूती से अभी बना हुआ है, बल्कि वो मोर्चा उत्तर प्रदेश के लिए एक मजबूत विकल्प के तौर पर काम करेगा। ये भागीदारी मोर्चा में भागीदारी है क्या, पहली बात। और दूसरी चीज सर, क्या आप भी हिमायती हैं कि प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए? नहीं, मैं इसका हिमायती नहीं। ओम प्रकाश राजभर संयोजक हैं, वो तो कहते रहते। राजभर साहब वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, मैं भी जानता हूं, और वो ऐसा कह रहे हैं, ये उनकी राय है। और
सबसे बड़ी बात है कि उनके भाव को हमें समझना चाहिए। वो इतनी ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं कि जो दबे पिछले बहुत कुचले लोग हैं, जो विधायक भी बन पाने में मुश्किल होती है जिन्हें, उन लोगों को हमें सत्ता के शीर्ष पर लाना है। तो बजाय उनके शब्दों के हमें उनके भावों पर केंद्रित होना चाहिए और उनका भाव उन दबे पिछले लोगों को ऊपर उठाना है। अपना दल कमेरावादी 5 उप मुख्यमंत्री के हिमायती नहीं है। नहीं, 5 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। उप मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। राजभर साहब जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो राजभर साहब अपने मंत्रिमंडल में 5 उप मुख्यमंत्री रख सकते हैं, उनका अधिकार होगा। लगता है आपको? मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लें और हम सब उनके नेतृत्व में। चलिए, अगर उनकी सरकार बनती है, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनती है, तो पल्लवी पटेल जी उत्तर प्रदेश की क्या बनेंगी, उप मुख्यमंत्री या जो है फिर और कोई? इसका भी जवाब जो उस समय मुख्यमंत्री होंगे वो बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार और विशेषाधिकार होता है किसी को अपने साथ लेने का। अच्छा, अभी सर एक और खबर आई थी कि रूमर टाइप भी था कि अपना दल यस जो है वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती है जी, और जैसे ही वो गठबंधन करेगी तुरंत जो है अपना दल कमेरावादी का जो है वो एनडीए में एंट्री हो जाएगी। तो ये कहाँ तक सही है? एनडीए में एंट्री के लिए वो मरे जा रहे होंगे, हम तो मतलब चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे एनडीए को। जिन लोगों ने हमारे समाज का इतना हित कर दिया, जिन लोगों ने हमारे समाज के साथ अन्याय और शोषण कर दिया, उनके साथ जाने का हमारा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और रहा सवाल किसके छोड़ने, किसके आने जाने से, तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों से कहता हूं कि वो एक बार छोड़ कर देख लें कि हम क्या करेंगे, तो सब साफ हो जाएगा। कयास लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा सर, एक चीज और बताइए, आपको नहीं लगता कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में एमआईएम को लेकर के बहुत बड़ी भूल कर दी गई, जिसकी वजह से सपा नहीं नजदीक आ पा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस नहीं नजदीक आ पा रही है, जिसकी वजह से जो है वो बसपा भी नहीं नजदीक आ पा रही है? देखिए, एमआईएम को लेकर या किसी भी राजनीतिक दल को लेकर इसमें गलती और सही का सवाल नहीं है। मेरा मानना यह है कि आज अगर ओवैसी साहब पिछड़ों की, दलितों की और अति पिछड़ों की, अति दलितों की भी आवाज, अधिकार अगर बन रहे हैं, तो इसमें हमें क्या आपत्ति चाहिए? हैदराबाद की पार्टी जो मतलब कह रही है, पार्टी तो पूरे देश में चल सकती है जी। एमआईएम जहाँ की मूल पार्टी है, ओवैसी साहब जहाँ के मूल निवासी, खाली एक जिले में चुनाव लड़ते हैं जी, खाली एक जिले में। वो अपने प्रदेश में हर सीट पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, मजलूमों की आवाज है? नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अगर थोड़ा और ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने बिहार में, बिहार की जो मूल पार्टी है, आज जो है अपना दल कमेरावादी उत्तर प्रदेश की पार्टी, उत्तर प्रदेश की हर जिले में चुनाव लड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। खाली प्रयागराज में या खाली लखनऊ में या खाली जो है सहारनपुर, मुरादाबाद में तो नहीं चुनाव लड़ेगी ना। ठीक, उनकी पार्टी तेलंगाना की है और केवल हैदराबाद में चुनाव लड़ती है। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा था कि उनकी, वो हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ हैदराबाद में चुनाव लड़ती है ऐसा नहीं। 12 पार्टी, उनकी पार्टी ने बिहार में भी चुनाव लड़ा और भी जगह लड़ा। अभी वो अपना विस्तार कर रहे हैं, जैसा उनको जन समर्थन मिलेगा, मुझे लगता है उनके पास भी अधिकार है बाकी अन्य लोगों की तरह कि वो पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर कुछ हमारा किसी से भी मुद्दों पर आधारित होता क्या है ना सर, यहाँ पर जैसे कुछ पार्टियां हैं वो जो अल्पसंख्यक राजनीति ज्यादा करती हैं और उनको लगता है कि यदि ओवैसी रहेंगे तो अल्पसंख्यक उनके साथ जा सकता है, जिससे उनका बेस वोट जो है वो रह जाएगा और अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलेगा, जिससे सत्ता में नहीं आ सकते हैं जी। इसलिए वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बहरहाल मेरा अगला सवाल सर है इस पर जी। अभी एक खबर आई थी कि पल्लवी पटेल जी ने जो है अखिलेश यादव जी से मुलाकात किया जी। मान के चला जाए कि अपना दल कमेरावादी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से होगा? इसका बहुत सटीक और बेहतर उत्तर तो पल्लवी जी दे पाएंगी, लेकिन सुना मैंने भी है कि उनकी भेंट हुई है। नहीं, हकीकत क्या है? क्योंकि एक दिन खंडन भी आ गया था, नहीं भेंट हुई है। नहीं, आप सुनेगा, आप जानते हैं, आप महासचिव ही नहीं है पार्टी के जी, आप पार्टी के चाणक्य भी हैं और खुद पल्लवी पटेल जी के हस्बैंड भी हैं, तो आपको तो ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। ये बात सही है कि मैं और वो हम दोनों एक दूसरे के हमसफर हैं जी, लेकिन मैं चाणक्य वगैरह नहीं हूँ। चाणक्य पहले हमारी एक पार्टी में थे
वो आजकल किसी और पार्टी में काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जब चुनाव आता है तो बुनियादी मुद्दे गायब हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं जी। आपको लगता है कि 2022 के चुनाव आते आते फिर ऐसे सब मुद्दे आ जाएंगे? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ना भी करे तो मुझे लगता है कि हम लोगों को राम का मुद्दा लेकर आना चाहिए। हम लोगों को इन लोगों को बताना चाहिए कि हम करोड़ों अरबों लोगों की आस्था के नाम पर कैसी इन गिरोह लुटेरे लोगों ने कैसे लूट करी, कैसे एक रिक्शे वाला, एक पान वाला, एक रेड़ी वाला कैसे अपनी आस्था के लिए मेहनत की कमाई से 10 रुपए 5 रुपए देता था कि मेरे भगवान राम का भव्य मंदिर बने, और ये उस पैसे को भी खा गए, उस राम के नाम पर भी लूट कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये मुद्दा लोगों के सामने आना चाहिए कि ये राम भक्त नहीं है, ये राम के दलाल हैं। नहीं, तो आपको ये लगता है कि जो है इस तरीके का मुद्दा जनता में बन पाएगा? क्योंकि आस्था ऐसी चीज होती है कि लोग कुछ देखते नहीं है, आस्था में अंधे रहते हैं, कितने लोगों को पढ़ाएंगे? नहीं, कौन है ऐसा जिसको इस बात का दर्द नहीं होगा कि उसके आराध्य राम के नाम पर लोगों ने उसकी आस्था के रूप में जो पैसे दिए गए उसका गबन कर दिया? किसको बुरा नहीं लगेगा? अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि जो है छोटे दल जो है वो राजनीति में सौदेबाजी ज्यादा करते हैं, विकास में उनका कम योगदान हो पाता है? मैं और किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैं उतना समर्थ नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं राजनीति में दलाली के सख्त खिलाफ हूं, और इनफैक्ट हमारी पार्टी में भी जो लोग गए वो पैसे की दलाली करने के कारण ही हमारे पार्टी को छोड़कर और तोड़कर गए। तो किसकी तरफ हिस्सा रहा आपका? आप तो जानते ही हैं कौन लोगों ने पार्टी तोड़ी। अच्छा सर, एक सूचना आ रही है कि अनुप्रिया जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं, इससे पंकज निरंजन जी कितने खुश हैं? मुझे ऐसी सूचना नहीं आई, लेकिन ऐसा होता है तो अच्छी बात है, कम से कम विस्तार होगा। मैं इलाहाबाद के लोगों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैंने यहाँ चुनाव लड़ा, मुझे बहुत कम लोगों ने, लेकिन जितने भी लोगों ने अपना सांसद मानकर वोट दिया, मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति है, इस जमीन के प्रति है, इस शहर के प्रति है। मैं खुले तौर पर यह मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और भारत के प्रधानमंत्री से कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इलाहाबाद और फूलपुर को वो गरिमा और गौरव लौटाइए। हम इस बात के योग्य हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि भारत की कैबिनेट में हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी के हैं, लेकिन जो पिछड़ों के वास्तविक नेता हैं, जो इलाहाबाद से, जो फूलपुर से चुनाव जीते हैं, ये आप कहते हैं कि केसी देवी पटेल जो है वो वहां पर जो है मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता। नाम क्या वही सांसद है? हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूं। मेरा हक है कि मैं अपने सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहुंचाने की बात करूं। यानी आप एक पटेल समाज से जो है मंत्रिमंडल में मांग करके जो अनुप्रिया जी की दावेदारी कमजोर कर रहे हैं? मैं इतना तेज नहीं हूं बुद्धि में, ये सब नहीं सोच पाया। बस मैं ये जानता हूं कि मेरे शहर को प्रतिनिधित्व मिले ताकि हमारा कुछ विकास हो सके। प्रदेश चुनाव जो 2022 में होगा, उसमें अपना दल कमेरावादी की क्या भूमिका रहेगी? चुनाव लड़ेंगे, हम राजनीतिक पार्टी हैं। नहीं, चुनाव बाद जो जनता का हमें जनादेश मिलेगा उसके अनुरूप काम करेंगे। जनता हमें विपक्ष में बैठा लेगी तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और जनता हमें जिम्मेदारी देगी तो उसके उत्थान और कल्याण की नीतियां लागू करने का काम करेंगे। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, चलिए मान लेते हैं कि आपका गठबंधन, आपकी गठबंधन सत्ता में आता है जी, या नहीं, चुनाव के पहले की बात करता हूँ, 2022 का विधानसभा चुनाव पल्लवी जी लड़ेंगी या माता जी कृष्णा जी लड़ेंगी या आप लड़ेंगे? इसका सिर्फ मैं इतना ही जवाब दे सकता हूं कि मैं नहीं लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव आप नहीं लड़ेंगे? मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगला संसदीय लड़ेंगे। अब बाकी कौन लड़ेगा ये तो पार्टी फोरम में तय होता है जी। फिर भी वो अध्यक्ष है, और हाँ, तो वही मैंने कहा कि उनके बारे में मेरा कहना भी ठीक नहीं है। वो लड़ना चाहेंगी तो लड़ेंगी ही। आप प्रयागराज के दौरे पर हैं? नहीं, मैं प्रयागराज रहता हूँ। प्रयागराज में आप आजकल प्रयागराज के दौरे अपने घर के दौरे पे थोड़ी होता ठीक है जी, लेकिन प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं, फतेहपुर है, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, खुद प्रयागराज है। इन चारों जिलों में जी अपना दल कमेरावादी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी 2022 में? देखिए, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे
राजनीतिक दल जिसकी सरकार है उसको हराने के लिए हम लोगों को कुछ समान विचारधारा के लोगों को साथ आना होगा। तो जब हम साथ आएंगे तो साथ में जो लोग होंगे उस सामूहिक जो रणनीति होगी ये संख्या उसी समय तय हो पाएगी। इसलिए मैं अभी आपको स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाऊंगा, पर मेरा अपना ये मानना है कि हम कितनी सीटों में और कौन सी सीटों में लड़ेंगे ये तो ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी जिन जगहों पर अपना दल को लड़ाने के बारे में सोचेगी वहां हम लड़ेंगे और ये साबित करेंगे। मैं इस पर बात करूंगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो है पंकज निरंजन जी से इस पर बात जरूर होगी कि जहां जहां अपना दल यश का प्रत्याशी लड़ेगा क्या वहां पल्लवी पटेल का भी प्रत्याशी लड़ेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब पंकज जी, अभी आप ब्रेक के पहले बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी होगी जो ये निर्धारित करेगी कि अपना दल कमेरावादी कहां चुनाव लड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जहां से भारतीय जनता पार्टी अपना दल यश को जो सीट देगी वहां जो है आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी, तो इस माना जाए कि प्रतापपुर से जो है अपना दल कमेरावादी और सुराव से अपना दल कमेरावादी चुनाव लड़ेगी, प्रतापगढ़ और सदर से चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये बिल्कुल तय है। फतेहपुर वाली सीट से जहां जयकी चुनाव लड़ेंगे, जहानाबाद हम लड़ेंगे, सोराव हम लड़ेंगे, प्रतापगढ़ सदर हम लड़ेंगे, सेवापुरी हम लड़ेंगे, बनारस में प्रतापपुर भी लड़ेंगे। तो सर आखिर ये ऐसा टकराहट क्यों कर रहे हैं आप? ये टकराहट नहीं है साहब, ये टकराहट नहीं है। ये बात ये है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने जिस ताकत को अपना दल नाम दिया था, जिस मिशन को अपना दल नाम दिया था, वो किसी की निजी बपौती नहीं, वो समाज की ताकत है और उस समाज को तय करना है। तो सपा गठबंधन में आप लड़ेंगे वहां पर या जो है किसी दूसरे पार्टी का आप? इसमें मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, पार्टी हाईकमान ही इस पर ठीक बयान देगा और मुझे लगता है कि गठबंधन तो होना है, पर अभी बात करना थोड़ा जल्दीबाजी हो। नहीं, तो इसका मतलब कि अपना दल यश के लिए ये बात एक सिग्नल की तरह हो सकती है, खतरे की हो सकती है कि जहां जहां वो लड़ेंगे वहां आपकी भी पार्टी लड़ेगी। नहीं, वो बहुत बड़ी पार्टी है और जैसा भी आपने उल्लेख किया कि चाणक्य भी वहां है, तो ऐसा कोई बहुत खतरा नहीं है। पार्टी में तो आप चाणक्य हैं, हमने तो वहां किसी को नहीं कहा। हमारी पार्टी में जो चाणक्य थे आजकल कुछ और चला रहे हैं वो, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक ही चाणक्य हैं अपना दल परिवार में एक ही चाणक्य हैं जो आजकल अपना दल के विखंडन में अपनी नीतियां लगा रहे हैं, अकल लगा रहे हैं। अच्छा पंकज जी, बहरहाल जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो पहले से हैं, बाद में तो आप आए जी। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि जो आज आप उत्तर प्रदेश में क्या समस्या देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में समस्या देखने की जहां बात है वो लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। 5 साल में लोगों की आमदनी घट गई, 5 साल में रोजगार पूरी तरह छिन गए, 5 साल में उत्तर प्रदेश का पलायन बढ़ गया, 5 साल में शिक्षा में कोई काम नहीं हुआ, 5 साल में स्वास्थ्य के लिए कोई काम नहीं हुआ। ये तो अभी पोल खुली गई, आपने देखा अस्पतालों में मवेशी बांधे जा रहे थे, ये हालत है। तो ये 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आपसे मैं कहता हूं कि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी सीएम है जो घूम घूम के कहता फिरता था एक जमाने में कि 100 दिन में गड्ढे मुक्त कर दूंगा उत्तर प्रदेश को। मैं आपको चुनौती देता हूं, इलाहाबाद शहर क्या गड्ढा मुक्त है? नहीं। इलाहाबाद से आप प्रतापगढ़ तक चले जाइए, क्या गड्ढा मुक्त है? करेली सर के नहीं गड्ढा मुक्त है। तो कैसे लोग, ये गाल बजाने वाले लोगों का जमावड़ा था जो अच्छा डमरू बजाते थे, अच्छा मजमा जोड़ लेते थे और लोग इस रौ में बह गए, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उत्तर प्रदेश की जनता अपनी इन समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाएगी वो इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और इतनी दूर फेंकेगी कि ये 25 साल वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं, आपका कहने का मतलब कि प्रदेश की जनता जो ड्रामेबाजों के झांसे में नहीं आएगी? हाँ, बिल्कुल नहीं आएगी, वो एक बार भुगत रही है। अच्छा, एक चीज और देखा जाता है पंकज सर, आप अक्सर कोरोना बीमारी को नकारते हुए दिखते हैं, जबकि जो है विश्वव्यापी बीमारी है, कितने लोगों ने अपनों को खोया है। क्या तर्क है कि आप कोरोना बीमारी को नकारते हैं? देखिए, ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं थी, बीमारी नहीं है इसलिए इसका इलाज भी नहीं था। ये एक तरह का एक इन्फेक्शन जैसा था
कि कुछ ऐसी चीज थी हवा में जो आप सांस लेने में आपके लंग्स को बंद करती थी। तो वही बात मैं लोगों से कह रहा था, और इसीलिए मैं लोगों से कह रहा था कि घबराने की बजाय सावधानी बरतें, क्योंकि ये सरकार ने उन्हें अनाथों की तरह छोड़ दिया है। तो वो स्वयं अपनी चिंता करें और अपनी सावधानी बरतें। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि आज जो है बाजार व्यवस्था हर घर तक घुस गई है और इतना बाजारवाद हावी है कि लोगों को सहूलियत नहीं मिल पा रही? बिल्कुल मुझे लगता है, और मैं पूंजीवाद का और बाजारवाद का नितांत निहायत विरोधी हूं, और मैं इन नीतियों का विरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा सर, निजीकरण जी बहुत हो रहा है, बहुत सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। आपकी पार्टी अपना दल कमेरावादी निवेश के खिलाफ है या उसका सपोर्ट करती है? 200% खिलाफ है निजीकरण के। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि धन की निजीकरण जरूरत है और सरकारी ये संस्थान जो है उसमें कार्यकुशलता नहीं है। मैं आपसे इसलिए इसमें सहमत नहीं हूं कि अगर धन की जरूरत थी तो क्या भारत की जो 9 रत्न कंपनियां, उन्होंने 60 साल में भारत को धन नहीं दिया? LIC भारत की वो कंपनी है, LIC और GIC, जिसने इस देश को अकेले इन 2 कंपनियों ने समृद्ध कर दिया था। तो निजीकरण की बजाय हमें सरकारी जो सामूहिक उद्यम होते हैं जिसमें, और इसको मैं दूसरे तरीके से आपसे कहना चाहूं कि अगर आप किसी सेठ की, किसी बनिया की नौकरी करते हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो आप जनरल मैनेजर भी हैं तो वो वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन अगर आप सरकार की नौकरी करते हैं और अगर आप चपरासी भी हैं तो वहां आप व्यक्ति के नौकर नहीं, देश के नौकर होते हैं। सर, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि अपने जो कमेरावादी की जिस वर्ग का ये ज्यादा जो है नुमाइंदगी करती है, उस वर्ग के लिए इसकी आर्थिक नीतियां क्या हैं या क्या होंगी? इस मामले में हमारा बिल्कुल स्पष्ट मार्गदर्शन डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का वो संदेश करता है और जीवन में आगे भी करेगा, कि जब उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति के जो उसके हक और अधिकार के पैसे हैं वो उसको सीधे मिल जाना चाहिए। उन्होंने उसको मतदाता पेंशन का नाम दिया था, लेकिन समय के साथ हम नाम बदल भी सकते हैं उसको, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। जब एक मजदूर, एक श्रमिक को इस देश में उसका हिस्सा उसको सीधे मिलने लगेगा, तो मेरा मानना है और मेरे जैसे बहुत लोगों का मानना है कि हम उस वर्ग को, जिस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको काफी हद तक समृद्धि और उन्नति के रास्ते पर ले जा सकेंगे। चलिए सर, मेरे अंतिम 2 सवाल हैं जी। थोड़ा सा मेरा ये कहने मतलब, आपने अभी पहले शुरुआत में कहा कि अनुप्रिया जी को आप बहुत मानते हैं। नहीं, मैंने कहा कि मैं अनुप्रिया को बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ ठीक है, रिश्तेदारी, हम तो वो भाषा नहीं बोल सकते। नहीं, प्रेम तो सात्विक शब्द है। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर अनुप्रिया जी आपको फोन करें कि जीजा जी आ जाइए हमारे साथ, कहाँ जो है आप उधर हैं, तो पंकज निरंजन जी का क्या जो है वो होगा, कदम होगा? आप, मेरा कहने मतलब अपना दल कमेरावादी का क्या कदम होगा? मैं अपना दल कमेरावादी के बारे में टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूं इस मामले में। तो क्या आप पार्टी छोड़ देंगे अपना? नहीं, मैं अपने बारे में कह देता हूं आपको, तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अनुप्रिया जी मुझे एक बार फोन करके कह देंगी तो मैं तो दिल्ली जाके कुतुब मीनार में चढ़ के कूद जाऊंगा। नहीं, इस्तीफा दे देंगे? अब आप सर संसदीय बात करें, आप इस्तीफा दे देंगे? आप आपका सवाल से इस्तीफा दे करके शामिल हो जाएंगे अपना दल इसमें? अब देखिए, बहुत काल्पनिक सवालों के जवाब बहुत गंभीरता से नहीं दिए जा सकते। अब ये कल्पना है कि अनुप्रिया जी मुझे फोन कर दें, करती हैं, कर भी सकती हैं, उनके लिए भी से तो मिलने जाती हैं। नहीं, वो सबसे मिलती हैं, हमसे भी मिलती हैं, सबसे मिलती हैं। माँ से तो नहीं मिलती हैं, माँ से मिले हुए तो उनको कई वर्ष हो गए। माँ ने उनको बैन कर रखा है अपने से मिलने के लिए, वो आहत हैं उनसे, लेकिन मैं आहत नहीं हूं। मेरी तो धड़कनें बढ़ती हैं, मेरा उनका रिश्ता ऐसा है। तो अगर आपकी कल्पना का सवाल का मैं जवाब दूं तो उसका जवाब भी काल्पनिक है कि मैं कुतुब मीनार में चढ़ के कूद जाऊंगा, वो मुझे कहें तो। चलिए, अच्छी बात है। आज आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि हम दाल रोटी सब्जी खाने वाले लोग हैं। हमने गलती की जो ढोकले को अपना खाना मान लिया और पेट खराब हो गया। हम ठोस खाना खाने वाले लोग हैं, तो हमें अब समझ जाना चाहिए कि ढोकला खाने से पेट खराब हो जाता है। वापस दाल रोटी सब्जी पे लौटना चाहिए। पंकज जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अभी अपना दल के महासचिव पंकज निरंजन जी थे। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में सत्ता से बहुत दूर चली जाएगी और इतनी दूर चली जाएगी वापस नहीं आ सकती है। अपना दल कमेरावादी और अपना दल यस गठबंधन के सवाल पर इन्होंने कहा कि दोनों विपरीत धारा हैं और ऐसा होना संभव नहीं है। परिवार के बिखराव के बारे में भी पंकज निरंजन जी का कहना था कि परिवार एक है, राजनीतिक विचारधारा जो है वो अलग अलग है। आगे भी हम आपको ऐसे ही लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत। धन्यवाद।